नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बाबूजी। सियासत में बाबूजी होने का मतलब क्या होता है, इसका एहसास कल्याण सिंह की अंतिम विदाई ने कराया। उनके अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी से लेकर के पूरी सरकार लखनऊ तक पहुंच गई। उनके सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या था बाबूजी यानी कल्याण सिंह की शख्सियत में जिसने उन्हें यूपी की राजनीति में अमिट हस्ताक्षर बना दिया? कैसे और क्यों 2 बार बीजेपी से नाराज होने के बाद भी अंतिम विदाई बीजेपी के ही झंडे में लिपट कर वो चाहते थे? देखिए। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। खामोशी से बीजेपी के झंडे में लिपटे बाबूजी यानी कल्याण सिंह हमेशा ऐसे नहीं थे। उनकी आवाज ने ही बीजेपी को यूपी में शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 25 सितंबर 1990 को अडवाणी की रथ यात्रा गुजरात से निकली और राम मंदिर आंदोलन की गूंज पूरे देश में गूंजने लगी। यूपी में राम भक्तों का जोश मुलायम सिंह यादव को रास नहीं आया और उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलवा दी। गोली कांड को बीजेपी और कल्याण सिंह ने मुद्दा बनाया और महज 1 साल के अंदर पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना डाली। मैं कल्याण सिंह ईश्वर की शपथ। कल्याण सिंह ने कुर्सी संभालते ही कड़े और बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। नकल अध्यादेश लाकर यूपी में हमेशा के लिए नकल को अपराध कल्याण सिंह की सरकार में ही बनाया गया, जिसका उनको 1993 के चुनाव में खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन 1993 से पहले 6 दिसंबर 1992 भी आया और राम मंदिर आंदोलन के लिए कार सेवकों का उत्साह कल्याण सिंह सरकार पर भारी पड़ा। अंजाम बाबरी मस्जिद विध्वंस। देश में कोहराम मच गया, लेकिन कल्याण सिंह साफ गोई से सामने आए और साफ किया कि वो गोली नहीं चला सकते थे। हालांकि पूरी घटना की उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया। किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। ये साफ गोई, ये सहजता, ये जिम्मेदारी का एहसास कल्याण सिंह के पूरे राजनीतिक सफर का हिस्सा रहा। जब भी आरोप लगे वो हर बार खुलकर सामने आए और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को हमारे बारे में हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके धारणा बनानी चाहिए और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि हमारे शासनकाल में ये कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। सुरक्षा की गारंटी सभी को दी गई। आज पूरे देश के अंदर कोई सच्चा हितैषी हो सकता है मुसलमान का तो भाजपा है। बाकी की पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक मान करके उनका शोषण करती हैं। उनकी जिंदगी से जुड़े सवालों को हल करने की किसी को चिंता नहीं। बाबरी विध्वंस कांड के बाद कल्याण सिंह का कद यूपी की सियासत में दिनों दिन बढ़ता गया।
बीजेपी के कैडर के साथ वो धीरे धीरे पिछड़ी जाति के लोगों को जोड़ने में सफल रहे। हालांकि 1993 के चुनावों में वो बीजेपी को नहीं जिता पाए, लेकिन खुद जीतकर विपक्ष के नेता बने। इस दौरान कार सेवकों पर गोली न चलाने के अपने फैसले को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। सेंट्रल फोर्सेज वहां लगी थी, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? नहीं, हमने रोका ही नहीं। परिस्थिति वहां पर ऐसी पैदा हो गई कि सेंट्रल फोर्सेज जा नहीं सकी और गोली चलवाने का हम आदेश दे नहीं सकते थे, और गोली चलवाने का आदेश न देना हमारा कितना सही कदम था, ये बाकी की परिस्थितियों ने भी सिद्ध कर दिया। नहीं, लेकिन आप गोली न चलवाते, आंसू गैस के गोले तो छुड़वा सकते थे, लाठी तो चलवा सकते थे, हेलीकॉप्टर तो वहां पे भेज सकते थे। लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़ी गई, नाकाम रही सब। अरे जब वहां पर जो उत्तेजना लोगों में पैदा हो चुकी थी जिस सीमा तक, हम गोली भी चलवा देते तो अभी लोग तो मर जाते हजारों। हमने अनुमान लगाया कि ढांचा फिर भी नहीं बचेगा। हमने कहा ठीक है, लोगों को नहीं जाने देंगे, ढांचा जाता जाए। अपनी साफ गोई और सरल स्वभाव से वो यूपी की जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे और नतीजा 1997 में फिर से उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में फिर काम किया। इस दौरान उनकी सरकार ने जोर देकर कहा कि सभी प्राथमिक कक्षाओं को भारत माता की पूजा के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए और वंदे मातरम को रोल कॉल के दौरान यस्सर की जगह लेनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के खिलाफ सभी मामले वापस ले लिए और अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का दावा भी करते रहे। यानी अपनी कट्टर हिंदू छवि से वो कभी पीछे नहीं हटे। हालांकि कल्याण सिंह के किसी मंदिर में जाने या पूजा करने की कोई तस्वीर कभी सार्वजनिक तौर पर सामने आई हो, इसके पीछे उनकी अपनी वजह थी। आप पूजा पाठ करते हैं? पाठ नहीं करते, पूजा कर लेते थोड़ी सी। अब वो भी कोई ज्यादा नियमित नहीं हो पाता है। वैसे भी कुछ बातें मन की होती हैं, कंठी नहीं जपते। जहाँ श्रद्धा वहाँ श्रद्धा है, और श्रद्धा की व्याख्या नहीं की जाती। मेरी भी कई श्रद्धा है किसी शक्ति के प्रति, और क्योंकि आपने एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लिया है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि नाम नहीं दे सकता, परंतु है कोई अज्ञात शक्ति जो हर आड़े वक्त पर मेरा साथ देती है, संरक्षण करती है। बीजेपी के साथ सुनहरे सफर के बाद अब खटास की बारी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 1999 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर वो फिर से भाजपा में शामिल हो गए और अपनी पार्टी का विलय कर दिया, और उसी साल उन्होंने बुलंदशहर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। उनका जुझारू स्वभाव और हार न मानने की जिद उनको बाकी नेताओं से अलग खड़ा करती थी। इस तरीके के संगीत को आप सुनते हैं? संगीत तो कोई भी, खास तौर से संगीत में भी गानों की तुलना में ऑर्केस्ट्रा मुझे बहुत पसंद है, जिसमें ध्वनि निकलती है, ध्वनि, अच्छी ध्वनि। और जो ध्वनि है ना, ये अनेक जो साज के बाजे होते हैं उन सब से मिलकर के जो ध्वनि निकलती है वो बहुत अच्छी होती है। यही प्रणाली हमारे काम करने की भी है। आप अपनी हर चीज को काम पर क्यों ले आते हैं? आपका जो पर्सनल, आपकी जो हॉबी भी है, उसको भी आप काम पर लेके आ रहे हैं? नहीं, क्यों कि मेरे लिए वर्क इज वर्शिप। काम तो एक पूजा है। कोई करे तो बहुत आत्मिक सुख और शांति मिल सकती है। लेकिन इस बार भी बीजेपी का साथ ज्यादा दिन नहीं चला। साल 2009 में कल्याण सिंह एक बार फिर बीजेपी से नाराज होकर पार्टी से बाहर हो गए
और समाजवादी पार्टी से नजदीकी बढ़ाई। तर्क दिया बीजेपी में उनका अपमान हो रहा था। मेरे साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार हो रहा है कि भाजपा में लौटना मेरी राजनीतिक भूल थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव से गलबहियां कर वो एटा लोकसभा से निर्दलीय चुनाव जीत गए, लेकिन कल्याण सिंह को पास लाकर मुलायम को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कल्याण सिंह से दूरी बना ली। साल 2010 में अपने 77वें जन्मदिन यानी 5 जनवरी को कल्याण सिंह ने जन क्रांति पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की और अपने बेटे राजबीर सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। सावधान करता जवान को कहता बात किसानों से, सावधान करता जवान को कहता बात किसानों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। तो किसान का और गांव का चित्रण करते हुए कुछ पंक्तियां ध्यान में आ रही हैं कि फूटे घेर घरौंदे तेरे, टूटी तेरी कुटिया रे, और सुराखों से पानी टपके भीगे तेरी खटिया रे, तेरे घरवाली के तर पर फटी फटाई अंगिया रे। ये चित्रण किया है उसका। आगे आह्वान किया है, इस सड़ांत में आग लगा दे क्रांत भरे अंगारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। साल 2012 में जन क्रांति पार्टी के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। समझ आ गया कि बिना बीजेपी के उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए साल 2013 में कल्याण सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुए और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में जमकर प्रचार किया और पीएम मोदी को शेर बताते हुए 71 सीटों पर जीत दिलाई। कहा जाता है कि पीएम मोदी ने कल्याण सिंह से चर्चा के बाद ही यूपी में जीत का प्लान तैयार किया था। जनता ने तो स्वीकार कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक लौह पुरुष, दूरदर्शी, विकास पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शेर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहती है। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह को उनकी रणनीति सलाह का फायदा मिला और उन्हें राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। अंतिम समय में बीजेपी से कल्याण सिंह का प्यार इस कदर बढ़ चुका था कि राज्यपाल पद से हटने के बाद भी उन्होंने वापस बीजेपी की सदस्यता ली और बीजेपी की राजनीति करते रहे। राम की नगरी में इतना भव्य मंदिर बनना चाहिए जो विश्व के लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आए और विकास की दृष्टि से इतना विकास हो जाना चाहिए कि लोगों को लगे कि राम की नगरी है। 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली में जन्मे कल्याण सिंह का सियासी सफर राज्यपाल बनने के बाद खत्म हो गया, लेकिन उनकी सलाह लेने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सब पहुंचते रहे। यहां तक कि जब वो बीमार पड़े तब उन्हें देखने नड्डा, राजनाथ सिंह, सीएम योगी से लेकर हर बड़ा नेता पहुंचा, लेकिन सबको पता था कि अब बीजेपी के सबसे बड़े राम भक्त का आखिरी समय आ चुका है और 89 साल की उम्र में 21 अगस्त की शाम बाबूजी नहीं रहे और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी भी उनके दर्शन करने लखनऊ पहुंचे। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके
भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। बीजेपी के सबसे बड़े राम भक्त नहीं रहे, लेकिन यूपी की सियासत में उनके फैसले और उनकी पहचान अमिट है, जिसे कोई नया सफर शायद ही कभी धुंधला कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।